गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस इकोनॉमिक्स एनालिसिस सेकेंड के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आइए हम इसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में जान लेते हैं कि लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप कीमत विभेद को समझ पाएंगे। इसके साथ ही आप कीमत विभेद की श्रेणियों की व्याख्या कर पाएंगे और एकाधिकार विभेद में कीमत निर्धारण की व्याख्या कर भी आप पाएंगे। इसके उपरांत कीमत विभेद क्या है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। एकाधिकारी के लिए कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब उसे अपनी वस्तु को विभिन्न क्रेता समूह को विभिन्न कीमतों पर बेचना संभव होता है। एकाधिकारी के इस प्रकार के व्यवहार को अर्थशास्त्र में कीमत विभेद कहा जाता है। अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा को विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचता है तो उसे हम कीमत विभेद कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये एक व्यापारी है जो कि खिलौनों का व्यापार करता है। ये क्या करता है, ये अपने खिलौनों को क्या करता है, अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत पर बेचता है। जैसे अगर देखिए, मार्केट जो ए है, बाजार ए में ये क्या करता है, ये अपने खिलौनों को 20 रुपए में बेचता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मार्केट बी में उसी खिलौनों को 25 रुपए में बेचता है। इसके साथ ही ये मार्केट सी में खिलौने को क्या करता है, 30 रुपए में बेचता है। तो ये एक ही खिलौने को मार्केट ए, मार्केट बी और मार्केट सी तीनों में वो क्या करता है, अलग अलग कीमत पर बेचता है। ये कीमत विभेद के अंतर्गत ही आता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें जिसमें हम देख पा रहे हैं ये डॉक्टर है जो कि क्या करता है, जो कि एक आप देखिए गरीब वर्ग का व्यक्ति है। उस गरीब व्यक्ति से वो फीस कितनी लेता है, 200 रुपए लेता है। जबकि एक अमीर व्यक्ति को देखिए, उस अमीर व्यक्ति से वो क्या करता है, 500 रुपए फीस वसूल करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक डॉक्टर भी क्या करता है, एक गरीब व्यक्ति से अलग कीमत और एक अमीर व्यक्ति से अलग कीमत वसूल करता है। इस प्रकार के व्यवहार को भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है वो कीमत विभेद की श्रेणी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आपका। अब हम बात करते हैं कीमत विभेद की श्रेणियों के बारे में। तो प्रोफेसर पीगू ने कीमत विभेद की 3 श्रेणियां बताई हैं। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। तो प्रथम श्रेणी का जो कीमत विभेद होता है उसके अंतर्गत एक एकाधिकारी जो है अपनी वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग कीमत जो है वो उपभोक्ताओं से वसूल करता है, जितना कि एक उपभोक्ता देने के लिए तत्पर या तैयार होता है। चूंकि प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता को कोई भी बचत प्राप्त नहीं होती है, इसलिए प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद को पूर्ण कीमत विभेद भी कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, प्रथम श्रेणी की कीमत विभेद के अंतर्गत एक एकाधिकारी जो है वो आइसक्रीम की पहली इकाई को 10 रुपए में, दूसरी इकाई को 9 रुपए में, तीसरी इकाई को आइसक्रीम की 8 रुपए में, आइसक्रीम की चौथी इकाई को 6 रुपए में और ठीक इसी प्रकार से इसकी 5वीं इकाई को 5 रुपए में बेचता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक एकाधिकारी जो है वो आइसक्रीम की 5 अलग अलग इकाइयों के लिए अलग अलग कीमत जो है वो उपभोक्ताओं से वसूल करता है, जितने की वो कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद के अंतर्गत उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई भी बचत प्राप्त नहीं होती। अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। जो द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद होता है उसके अंतर्गत एक एकाधिकारी जो है वो बाजार को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो हम रेलगाड़ी का देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए, ये जो रेलगाड़ी है इसमें रेल में को
एक एकाधिकारी जो है वो अलग अलग क्या करता है, वर्गों में विभाजित कर देता है। जैसे इसका अगर हम देखें तो ये पहला जो हिस्सा है उसे, फिर उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा ये, और इसके बाद ये तीसरा हिस्सा। तो इस प्रकार से एक एकाधिकारी जो है वो रेल को भी 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित अगर कर देता है, और उसके पहले जो भाग है उसमें वो क्या करता है कि उसमें जितने भी आपके उपभोक्ता हैं, उन उपभोक्ताओं में जो सबसे न्यूनतम कीमत देने के लिए तैयार होता है, उस कीमत को निर्धारित कर देता है एक एकाधिकारी। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा डिब्बा है उसमें भी वो उतनी ही कीमत निर्धारित करता है जितना कि उस वर्ग का सबसे कम कीमत देने के लिए जो व्यक्ति तत्पर या तैयार होता है। ठीक इसी प्रकार का व्यवहार वो तीसरे वर्ग के अंतर्गत भी करता है, अर्थात वो उतनी कीमत निर्धारित करता है जितना कि उस वर्ग का एक उपभोक्ता न्यूनतम कीमत देने के लिए तत्पर या तैयार होता है। तो इस प्रकार से जो द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद होता है उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ न कुछ बचत जरूर प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। जो तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद होता है उसके अंतर्गत बाजार को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है वस्तु की मांग की लोच के आधार पर। जैसे अगर हम देखें तो सिनेमा की जो टिकट होती है वो अलग अलग उम्र के व्यक्ति से क्या की जाती है, आपकी अलग अलग निर्धारित की जाती है। जैसे अगर हम देखें तो एक बच्चे के लिए जो है उसकी कीमत 100 रुपये निर्धारित कर दी जाए, और ठीक इसी प्रकार से अगर एक युवा व्यक्ति के लिए उसकी कीमत 150 रुपये निर्धारित कर दी जाए, और एक वयस्क व्यक्ति के लिए अगर उसकी कीमत 120 रुपये निर्धारित कर दिया जाए, तो ये आपका तृतीय श्रेणी के कीमत विभेद के अंतर्गत क्या होगा, आपका शामिल होगा। तो इस प्रकार से हमने कीमत विभेद की 3 श्रेणियां देखी। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद, द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद, और तीसरा तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। अब हम कीमत विभेद की शर्तों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कीमत विभेद संभव होता है। तो पहली स्थिति है वस्तु अथवा सेवा की प्रकृति। अगर वस्तु और सेवा की प्रकृति इस प्रकार से है कि उसे एक बाजार से दूसरे बाजार में हस्तांतरित किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपका कीमत विभेद संभव नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि वस्तु या सेवा ऐसी हो जिसे एक बाजार से दूसरे बाजार में हस्तांतरित ना किया जा सकता हो। इसके अलावा दूसरी शर्त है भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो अगर जो 2 बाजार हैं वो 2 बाजार एक दूसरे के निकट स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कीमत विभेद संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि जो 2 बाजार हों वो उनकी जो बीच की दूरियां हैं वो कैसी हों, अधिक हों, अर्थात कोई भी क्रेता जो है वो वस्तु को सस्ते बाजार से खरीद कर महंगे बाजार में उसे ना बेच पाए। इसके अलावा तीसरी इसकी मुख्य शर्त में आता है वो है आपका कानूनी आधार। कानूनी आधार की वजह से एकाधिकारी जो है वो अपनी वस्तु को विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमत पर बेच सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगली शर्त है वो है वस्तुओं में कृत्रिम अंतर। तो कई बार जो एक एकाधिकारी होता है वो वस्तु में मूल चूल परिवर्तन करके उसकी पैकिंग में, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन करके वो क्या कर सकता है, क्रेताओं में उसके अंतर को प्रदर्शित करके कीमत विभेद की प्रक्रिया को लागू कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से कीमत विभेद की अगली शर्त है वो है आपका क्रेताओं की अज्ञानता एवं आलस्य। तो कई बार क्रेताओं की अज्ञानता एवं आलस्य की वजह से भी एक एकाधिकारी जो है वो वस्तुओं को विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमत पर बेच पाता है। इसके अलावा अगला बिंदु है वो है विभिन्न प्रयोग। कई सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके विभिन्न प्रयोग करना संभव होता है, तो इसका लाभ उठाकर भी एक एकाधिकारी जो है वो अपनी वस्तु को विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमत पर क्या करता है, बेच सकता है। अब हम बात करते हैं एकाधिकारी विभेद में कीमत निर्धारण की, जिसका अध्ययन हम इस रेखा चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो सामान्य एकाधिकार होता है उसके अंतर्गत एक एकाधिकारी जो है वो क्या करता है, वो पूरे बाजार में वस्तु की केवल एक ही कीमत वसूल करता है। लेकिन
जब बात आती है कीमत विभेद की, तो उसके अंतर्गत एक एकाधिकारी जो है वो क्या करता है, वो विभिन्न बाजारों में वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल करता है। अभी किस आधार पर करता है, वो वस्तु की मांग की लोच के आधार पर करता है। तो एक एकाधिकारी जो है वो वस्तु की मांग की लोच के आधार पर बाजार को विभिन्न भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। अब जैसे हम इस रेखा चित्र को देखें, इस रेखा चित्र में अगर आपका ये जो समस्त बाजार है, ये अगर आप देखिए तो ये जो आपका समस्त बाजार है, ये समस्त बाजार को दो भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर, वस्तु की मांग की लोच के आधार पर। जैसे ये आपका मार्केट 1 और ये आप देखिए मार्केट 2। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक एकाधिकारी फर्म जो है वो कीमत विभेद के अंतर्गत वस्तु का कितना उत्पादन करेगा। तो वस्तु का कितना उत्पादन करेगा, इसके लिए एक एकाधिकारी फर्म जो है वो क्या करता है, इसके लिए एक एकाधिकारी फर्म जो है वो अपने समस्त सीमांत आगम और जो उसका सीमांत लागत होता है उसको क्या करता है, वो ध्यान में रखता है, उसको वो क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए बाजार का जो AMR है, अर्थात जो समस्त सीमांत आगम का वक्र है, ये दोनों बाजार 1 और बाजार जो 2 है, इन दोनों बाजारों के MR जो आपको वक्र दिखाई दे रहे हैं, इनके योग करने से बने हुए हैं। तो MR आपका बाजार A का और MR जो है वो बाजार B, इन दोनों का योग करने से हमें समस्त बाजार का AMR जो है वो क्या होता है, आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक इस प्रकार से जब समस्त बाजार का सीमांत आगम एक एकाधिकारी को मालूम हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सीमांत लागतों को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है। और जिस बिंदु पर अगर आप देखिए, जिस बिंदु पर ये MC और ये आपका AMR दोनों एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात ये जो आपका E बिंदु होता है, ये E बिंदु ही क्या होता है, आपका संतुलन का बिंदु होता है। लेकिन इसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब समस्त बाजार में आपका सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो, तो उसके लिए जरूरी है कि मार्केट A में भी संतुलन की स्थिति हो और मार्केट जो आपका B है उसमें भी क्या हो, आपका संतुलन की स्थिति हो। और अगर किसी भी समय विशेष में ऐसा होता है कि अगर मार्केट मान लीजिए A है, उस मार्केट A में जो है वो कीमतें क्या है, आपकी ज़्यादा है, जबकि मार्केट B में जो है वो अगर कीमतें कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपका एक एकाधिकारी जो है वो क्या कर सकता है, वो वस्तु की कीमतों में परिवर्तन कर सकता है और कीमतों में परिवर्तन करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। तो इस प्रकार से एक एकाधिकारी जो है वो कीमत विभेद के अंतर्गत संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब समस्त बाजार का AMR वक्र और MC वक्र दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, आपस में बराबर। अब हम बात करते हैं सोर्स फॉर फर्दर रीडिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ लिंक्स आपको दी गई हैं, जिस लिंक्स के द्वारा जो है वो आप डिटेल में जाकर के इस विषय से संबंधित जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ हम प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके कुछ यहाँ पर प्रश्न है जिसमें आपसे आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रोफेसर पीगू ने कीमत विभेद की 3 श्रेणियां बताई। तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो इसका उत्तर क्या होगा, सत्य। अब दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का एक बाजार से दूसरे बाजार में हस्तांतरण होने पर कीमत विभेद संभव होता है। तो क्या ये सही है या गलत है। तो इसके उत्तर हम देख लेते हैं, यह सत्य है। थैंक यू।